आज हमारे साथ हैं खंडेलवाल फाइनेंस के सीनियर मैनेजर संतोष कुमार सिंह जी। संतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी9 पर। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर संदीप जी, थैंक यू। चलिए सर, शुरू करते हैं। चौथी तिमाही के जो नतीजे आए हैं उसी पर हमारा फोकस है और मेरा पहला सवाल इसको लेके यही है कि वैसे तो नतीजे सर अच्छे ही रहे हैं, कंपनियों की जो आय है वो 25%, तो मुनाफा आप देखें तो ओवरऑल पूरे कॉर्पोरेट जगत का करीब 21% के आसपास बढ़ा है। पर ये मोस्टली 3 सेक्टर्स की वजह से ही हुआ है, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल, तेल गैस और मेटल। आपकी क्या रीडिंग है सर ओवरऑल, अगर हम चौथी तिमाही के नतीजों का रिव्यू देखें तो? देखिए, मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में दो चीज है देखी जा रही है। पहला, क्रेडिट ऑफटेक वो काफी अच्छा सुधर रहा है, आने वाले दिनों में भी अच्छा रहेगा। और आरबीआई गवर्नर ने आज इस बात के संकेत भी दिए कि जो क्रेडिट ऑफटेक है वो अच्छा हो रहा है। दूसरी चीज, एनपीए का जो 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 क्लीन हुई है इनकी बैलेंस शीट, वो काफी अच्छे रहे हैं। और राइजिंग इंटरेस्ट सिनेरियो में बैंकिंग सेक्टर अच्छा करता है, क्योंकि कासा जो कि लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है इनका, वो इनको एक फिलिप देता है एनआईएम पे, क्योंकि इनकी लो कॉस्ट डिपॉजिट और यील्ड इनकी बढ़ती है, मतलब जो लोन रेट होंगे वो बढ़ेंगे और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इनकी काफी लो रहती है। उसके कारण इनको एक स्प्रेड अच्छा मिलता है। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। लेकिन मेटल की जहां तक बात है, उसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़े हैं और इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर होगी। डिमांड भी उतनी अच्छी शायद नहीं रह सकती है, क्योंकि और जो प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने लास्ट ईयर देखा है और जिसके कारण कि हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी जो है एक बढ़त देखने को मिली है, और बहुत सारी स्टील कंपनियों या मेटल कंपनी ने अपने डेट को कम किया है। तो लेकिन ये सेम प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले दिनों में नहीं रह सकती है। मार्केट इस चीज को ठीक है। फैक्टर इन कर रहा है। उसके बाद जो है, अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर हो सकता है, कि क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट सिनेरियो में आईटी सेक्टर थोड़ा अंडर परफॉर्म करते हैं, लेकिन कैश काउ जनरेशन मुझे लगता है कि इसी सेक्टर से है। और जैसे ही ये इन्फ्लेशन टेपर्ड होगा, फिर आईटी परफॉर्म करना चाहिए, तो इसमें चुनिंदा आईटी कंपनियों में ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो जो चौथी तिमाही के नतीजे आए उसमें बैंकों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था और ये शायद यही एक सेक्टर है जो शायद आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन कमोडिटीज़ यानी जो मेटल स्पेस की कंपनियां हैं वहाँ पे शायद संतोष जी हमें बता रहे हैं कि वैसा परफॉर्मेंस ना देखने को मिले जैसा हमने चौथी तिमाही में देखा था। तो बैंकों पर नज़र रखिए और साथ ही साथ कुछ चुनिंदा आईटी स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप नज़र रख के चल सकते हैं। सर, बैंकिंग, तेल गैस और आईटी पर महंगाई का खास असर नहीं होता, पर कमोडिटी कीमतों से कैसे न कैसे लिंक है ही, चाहे वो एम्प्लॉय कॉस्ट के हिसाब से क्यों ना हो। आपको क्या लगता है सर, पूरा वित्त वर्ष 2023 अगर हम देखें तो इन सेक्टर्स का जो आउट परफॉर्मेंस है वो जारी रहेगा, जो तीनों नाम मैंने लिए हैं, या खासकर बैंकिंग का ही राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में कैसा सीन रहेगा? देखिए, जैसा कि आप बता रहे हो कि लास्ट ईयर जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं उसके कारण हमको देखा गया कि आईटी के, सॉरी, स्टील कह लें या फिर ऑयल एंड गैस को अच्छा मुनाफा हुआ है। लेकिन ये क्या जारी रहेगा, बहुत डाउटफुल है आने वाले टाइम पे। और ऑयल एंड गैस एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कि हमारे पूरी इकोनॉमी के इन्फ्लेशन को जो है इधर उधर कर देता है। इसमें गवर्नमेंट की काफी नजर रहती है, और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी गवर्नमेंट अपने हिसाब से एक्साइज ड्यूटी कम करती है। और दूसरा स्टेप होता है कि गवर्नमेंट कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर दे और लोगों पे इन्फ्लेशन का ज्यादा असर ना हो। तो इसलिए ये डाउटफुल है कि जो कंपनियां इतना अच्छा मुनाफा की हैं वो बराबर भी करती रहेंगी। लेकिन बैंक्स में मुझे लगता है कि एक साइकिल चेंज हुआ है, और राइजिंग इंटरेस्ट सिनेरियो में बैंक अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा जो पॉइंटर्स जो इंडिकेट कर रहे हैं बैंक की तरफ ज्यादा है। ठीक है, तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो यानी कि जिस तरह से ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है, इससे बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा फायदा होता है वो दिखेगा, क्योंकि इनके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं वो कम है और आगे इनके जो मार्जिन्स हैं उसमें कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल सकता है। सर, ये तो अच्छी साइड की जो पिक्चर है, हमने Q4 की वहाँ तक की बात कर ली। अब अगर हम दूसरी साइड, फ्लिप साइड में चलें तो नतीजों को गहराई से जाकर देखें तो लागत बढ़ने से कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी कंपनियों के मार्जिन पर हमने इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। उसमें आप ऑटो देखिए, सीमेंट देखिए, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इनफैक्ट काफ़ी लंबी लिस्ट है जहां पे हमने इम्पैक्ट बनते हुए दिखा है। आपको क्या लगता है सर, आगे क्या कोई स्थिति में सुधार होने वाला है 1 से 2 तिमाहियों तक, या ये जो सेक्टर जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, जो मैंने नाम लिए हैं, ये आगे भी अंडर परफॉर्म करते रहेंगे हाई कमोडिटी प्राइजेस की वजह से? देखिए, हाई कमोडिटी प्राइसेस की वजह से डेफिनेटली जिन भी सेक्टर्स का आपने नाम लिया है वो हैम्पर्ड तो होते हैं। लेकिन आ, मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा आउट परफॉर्मेंस रहेगी इसमें, क्योंकि मेटल्स के दाम गिरे हैं और जिस तरह से गवर्नमेंट ने कुछ एक्साइज ड्यूटी, कुछ जो है इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है यहाँ पर,
तो उसके कारण हो सकता है कि आपको और हम लोग जो देख रहे हैं ऑन ग्राउंड रियलिटी में स्टील के दाम काफी गिरे हैं। उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑटो सेक्टर है या ऑटो इंसिलरी सेक्टर बोलते हैं वो है। तो वहां पर आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। आपको जितने भी ऑटो हैं और इस बार जो नंबर्स भी आ रहे हैं काफी अच्छे नंबर्स हैं, मंथली नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन सारे सेक्टर्स में मुझे लग रहा है कि ऑटो अच्छा करेगा। दूसरा जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसमें थोड़ी सी आपको कह लें कि डिलेड डिमांड आएगी, क्योंकि हाई इन्फ्लेशनरी सिनेरियो में आप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को लोग थोड़ा दरकिनार कर देते हैं, पोस्टपोन करते हैं कि हम महंगी चीजों को खरीदें। लेकिन इस सेक्टर में जो एक कंपनी है टाइटन काफी अच्छा करती है, और ये अगर इन सारी चीजों के कारण अगर गिरता है तो मुझे लगता है कि ये कंपनी जो रोबस्ट एक्सपेंशन प्लान है और उनका जो ज्वेलरी सेगमेंट है वो काफी अच्छा करता भी है। तो ये कंपनी को ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है सर, आपने कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स की बात करी। मैं थोड़ा पहले जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर भी आपकी राय लेना चाहता हूं, क्योंकि प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी और प्राइस सेंसिटिव नेचर के चलते एफएमसीजी कंपनियों की जो आय ग्रोथ है वो हमने देखा 10% से कम रही है। खासतौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट देखा है। लेकिन ये जो आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात करें, इसमें आप क्यूएसआर देखें, लिकर देखें, टाइटन जैसी कंपनियों की आय ग्रोथ देखें तो ये 10% से कहीं ज़्यादा देखने को मिली है। एफएमसीजी के मुकाबले कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में रहना ज़्यादा फायदेमंद होगा, या आपको लगता है कि एफएमसीजी में जैसे हमने एचयूएल जैसे स्टॉक्स में देखा है कि 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ब्रिटानिया में भी काफ़ी करेक्शन हो चुका है, वहां पे भी कहीं ना कहीं निवेश के मौके बनते हैं? देखिए, निवेश के मौके होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि क्यूएसआर स्पेस में जो ग्रोथ है, जो प्रोस्पेक्ट हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और आपको प्रॉफिटेबल जो कंपनियां हैं वहाँ पर रहना चाहिए। क्योंकि आने वाले टाइम पे जो लाइफस्टाइल जो जिस तरह से चेंज हो रहे हैं या एस्पिरेशन लोगों के हैं, तो लाइफस्टाइल चेंज के कारण मुझे लगता है कि क्यूएसआर एक हैपनिंग स्पेस होगा। और इसमें जो कंपनियां अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं, देवयानी इंटरनेशनल बोल रहे हैं, जुबिलियंट फूड बोल रहे हैं, ये आने वाले टाइम पे अच्छा कर सकती हैं। और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो है उसमें टाइटन ही मुझे केवल ध्यान आता है कि वो कंपनी एक अच्छा कर सकती है। एफएमसीजी में जो एचयूएल या डाबर या इनकी बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा लगातार परफॉर्मेंस आने वाले टाइम पे रहेगा। लेकिन गोइंग बाय द हिस्टोरिकल जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रही है, मुझे लग रहा है कि चूंकि हम एक कंजम्पशन वाली इकोनॉमी है और कंजम्पशन काफी हाई, कोविड के बाद काफी अच्छा हमने देखा है कि लोगों ने कंज्यूम करना चालू किया है, और इवन रूरल इकोनॉमी भी इस कंजम्पशन थीम को रिप्लिकेट करते हुए नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनियां भी और इसमें जो विशेष कंपनी मुझे लगती है कि गोदरेज कंज्यूमर शायद ज्यादा अच्छा कर सकती है। ओके, तो एचयूएल, ब्रिटानिया, डाबर जैसे जो दिग्गज हैं उनमें हमने देखा है कि हाल फिलहाल में जो कमोडिटी कीमतें बढ़ी हैं, जो लागत बढ़ी है, उस वजह से शेयरों में करेक्शन हुआ है। लेकिन संतोष सर मानते हैं कि अभी भी वहाँ पे शायद खरीदारी करने का मौका नहीं आया। लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में खासतौर पे जो ज्वेलरी सेल्स के नंबर जिस तरह के आ रहे हैं, टाइटन में खरीदारी करने के मौके आपके लिए ज़रूर बनते हैं, और उसके साथ साथ गोदरेज कंज्यूमर पे भी आप चाहें तो नज़र रख के चल सकते हैं। सर, नतीजों की अगर हम ओवरऑल बात करें, हमने अच्छी बुरी सारी बातें कर ली, लेकिन नतीजों के बाद ब्रोकर्स की ओर से अपग्रेड्स के मुकाबले जो अर्निंग डाउनग्रेड्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिले हैं। बाजार में गिरावट से शेयरों की कीमतों में करेक्शन को भी ब्रोकर्स ने कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है, जिस वजह से उनके टारगेट प्राइस नीचे आए हैं। पर फिर भी सर चिंता की बात तो है ही है, क्योंकि डाउनग्रेड्स ज़्यादा आए हैं अपग्रेड्स के मुकाबले। आपकी क्या राय है सर, क्या नतीजों के दम पर कहीं एंट्री करने का अभी स्कोप है, अगर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से कोई भी एंटर करना चाहे? अगर हाँ तो वो कौन से स्टॉक्स हैं, अगर नहीं तो क्या दिक्कतें हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से डाउनग्रेड आए हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो कि एक ग्लोबल फिनोमेना हो चुका है और वॉर लाइक सिचुएशंस अभी भी हैं यूक्रेन रसिया की, कोविड के डिसरप्शंस अभी भी हैं मार्केट में। तो ये जो सप्लाई साइड डिसरप्शंस हैं उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। तो इन्फ्लेशनरी सिनेरियो में आप देखेंगे काफी डाउनग्रेड्स आते हैं, क्योंकि कॉस्ट हर कंपनी का प्राय प्राय बढ़ जाता है। लेकिन ये क्या बहुत दिनों तक रहेगा सिनेरियो? शायद ऐसा नहीं है। और इंडिया जैसी इकोनॉमी जहां पर पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट की फोकस है, ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फोकस है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये 1 to 2 क्वार्टर्स का एक फिनोमेना हो जहाँ की हमको डिप देखने को मिला है। मुझे लगता है कि थोड़े सा अनस्केथेड की तरफ अगर हम चलें, क्योंकि चूंकि जो ट्रांजैक्शन है कोविड के बाद हम देखते हैं ऑनलाइन काफी ज्यादा हुआ है, क्रेडिट कार्ड का प्रचलन ज्यादा हुआ है, नए लोग ज्यादा इस चीजों का प्रचलन करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्पेस में एसबीआई कार्ड एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, और इसमें जो लास्ट तिमाही के नतीजे थे काफी अच्छे थे। तो इसमें एक खरीदारी की सलाह हो सकती है, और इसमें 880 से लेकर 920 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, और प्रोटेक्टिव एक स्टॉप लॉस इसमें 750 रुपए का बना के रखें। चलिए, तो इन्फ्लेशन एक ग्लोबल फिनोमिना है, इंडियन मार्केट्स भी उससे अछूते नहीं रहेंगे, जिस वजह से संतोष सर हमें बता रहे हैं कि डाउनग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। लेकिन
अगर आपको कहीं खरीदारी करने का मौका ढूंढना है तो वो SBI कार्ड्स एक शेयर है जहां पे शॉर्टर टर्म के लिए 880 और लॉन्ग टर्म में आपको 920 रुपये तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपको 750 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के ही इस स्टॉक में कोई भी पोजीशन बनानी चाहिए।